All right, my dear students, welcome to another marathon revision session with me, CA प्रीति अग्रवाल। अब तक हमने दो चैप्टर्स कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। प्रिलिमिनरी जो चैप्टर था जिसमें असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हमने पढ़ा ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में, कंसिडरेशन भी हमारा हो गया था पिछले सेशन में। वी ऑल्सो डिस्कस कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। अगर आपके पिछले वीडियोस मिस हो गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके लेक्चर्स देख सकते हो। ये जो बुक है ये मेरी चार्ट बुक है फॉर सीए फाउंडेशन। यू कैन परचेज दिस फ्रॉम माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। यहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर को एक ही पेज में डाल दिया है जहां पर हमारे सारे की पॉइंट्स आए हैं, और इसके बाद मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जगह भी दी है। तो लर्न करो और यहीं पे राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि मैम ये राइटिंग प्रैक्टिस मेरे से तो नहीं होगी, आप ही करवा दो, तो हमारे राइटिंग प्रैक्टिस के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। तो वहां पर जाके आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन लॉ में स्टूडेंट्स मैं आपको बोल रही हूं कि जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेटर है। क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे हमारे कंपाइलर में से। ये हमारा लॉ कंपाइलर है जहां पर हमारे सारे क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस दिए हैं यूनिट वाइज विद प्रॉपर फॉर्मेट, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो ऐसे 4 स्टेप फॉर्मेट में मैंने आपको आंसर्स दिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, प्रोविजंस में क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, इंस्टीट्यूट कौन से पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, एनालिसिस, सोल्यूशन और कंक्लूजन में आपको कैसे आंसर को एंड करना है। ये बुक भी अवेलेबल है ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डाले हैं इस बार, बिकॉज आपको जो भी टॉपिक में डिफिकल्टी है आप डायरेक्टली वो टॉपिक पढ़ के उसको समझ सकते हो। ये जो चार्ट बुक है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट बुक फॉर रिविजन, और इसमें कलर चार्ट होने की वजह से ये सब आपको एग्जाम में याद आएगा एकदम फोटोग्राफ के जैसे। तो चलो आज हमारा जो चैप्टर है वो शुरू कर लेते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्री कंसेंट। अच्छा, कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 एंड फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। कंसेंट क्या बोलता है? दैट पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और फ्री कंसेंट क्या होता है कि भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। व्हेन इज द कंसेंट नॉट फ्री? when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation 18 and mistake 20। 19 और 19A ये बोलता है that the contract where the consent is not free is voidable। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 13 बताता है that when two or more persons they agree upon the same thing in the same sense then they have consented। तो सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है। इसका लैटिन फ्रेज भी है कंसेंसस एड इडम। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, ये लिखा है सेक्शन 14 में। ये हमारी राइटिंग प्रैक्टिस की बुक है, तो कुछ चीजें हम लोग लिख के ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोअर्जन सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक सेक्शन 20, 21 22 भी आएगा क्योंकि दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। कोअर्जन, प्लीज नोट स्टूडेंट्स, कोअर्जन की जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कोअर्जन और मिसरिप्रेजेंटेशन ये ऐसी दो डेफिनेशन है जिसपे डेफिनेशन लिखो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डिफाइन कोअर्जन, डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देंगे वो। तो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये हमको लर्न करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये वी नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड की डेफिनेशन वो लोग अलग से ऐसे पूछते नहीं है डिफाइन फ्रॉड, लेकिन हाँ आपको फ्रॉड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि असेंशियल एलिमेंट्स वगैरह पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट हर बार डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं होता है एग्जाम में। जहां पर भी असेंशियल एलिमेंट्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रूल्स, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। केस स्टडी क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है अनलेस दे आस्क यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोअर्जन? कोअर्जन मतलब या तो थ्रेट होगा या फिजिकल फोर्स यूज किया जाएगा। अगर मॉरल या मेंटल प्रेशर होता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। So what is coercion? Coercion means there is either threat or some physical force is used. क्यों कर रहे? Because we want the other person to enter into contract. So coercion means either committing
और थ्रेटिंग, ये उसकी डेफिनेशन है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया दैट इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन मींस किसी को जबरदस्ती करना, फिजिकली हमने उसको फोर्स किया कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। फॉरबिड वर्ड अगर आपने सुन लिया, इसका हिंट होता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज इलीगल, इसीलिए इंडियन पिनल कोड यहां पर आ गया है। तो या तो मैंने वो काम कर दिया या मैंने आपको धमकी दी कि मैं वो काम करूंगी, जैसे आई विल बीट यू, ऐसे धमकी दी, या एक्चुअली में आके मैंने मारा, आई हैव कमिटेड that offense which is prohibited under the Indian Penal Code. So committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या तो मैंने डिटेन कर दी या मैंने धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगी, या मैंने एक्चुअली में वो अपने पास रख ली। टू डिटेन मतलब अपने पास रखना। So unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of other, any property which belongs to the other person, then that is also coercion। और अभी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, with the intention of causing the other person to enter into an agreement। तो जब आप डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो ये मेरा एक फर्स्ट पार्ट हो गया, committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code, unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of other, क्यों कर रहे हैं, with the intention of causing the other person to enter into an एग्रीमेंट। तो हम दूसरे पार्टी को फोर्स कर रहे हैं कि तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, जो मैं प्राइस बोल रहा हूं उस पर मुझे ये चीज बेच। तो जैसे एक डॉन है, ठीक है, एक डॉन है, उसने एक्स को फोर्स किया कि मैं तेरे को मारूंगा अगर तूने तेरा हाउस सेल नहीं किया एट 5 लाख रुपीज। 5 करोड़ का घर था, वो 5 लाख रुपीज में ले रहा है, बोलते तो मेरे को मारूंगा या तो जान से मार दूंगा। दिस इज नथिंग बट कोवर्शन। अनलॉफुल डिटेंशन का अगर आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्टली इसी पे आएगा कि एजेंट प्रिंसिपल को बोलता है कि जो तेरे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एजेंट ने कुछ गुड सेल किए हुए थे, तो उसके पास 3 लाख रुपए पड़े थे जो इसने खर्च कर दिए। तो वो प्रिंसिपल को बोलता है कि तू मुझे इस 3 लाख रुपए की जो डेट है उससे फ्री कर, वरना मैं तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगा तुझे, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास ही रख लूंगा। दिस इज नथिंग बट कोवर्जन। These are other provisions relating to coercion. The act constituting coercion may proceed, may word use किया है, proceed from any person and it may be directed against any person, even a stranger। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ही एक दूसरे पे कोवर्जन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स वॉन्टेड द हाउस ऑफ वाई, तो वो डॉन को बोलता है तू इसको धमकी दे और मेरा घर, उसका घर मुझे लाके दे। सो कोअर्जन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स ने कोअर्जन किया, उसने किसी से करवाया, लेकिन लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोअर्जन की वजह से हुआ है ना, तो फिर ये वॉइडेबल है। इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, इवन अ स्ट्रेंजर। एक्स ने वाई से कहा कि तू तेरा घर मुझे दे दे वरना मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। तो कोअर्जन में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बन रहा है, लेकिन आप कोअर्जन किसी पे भी कर सकते हो। लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोअर्जन। फिर वो कौन कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। थ्रेट्स टू कमिट सुइसाइड अमाउंट्स टू कोअर्जन। ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि कोई फिजिकल हार्म हो रहा है ना सुइसाइड में। आपको अगर लगेगा कि मैम हस्बैंड ने सॉरी वाइफ बोलती है हस्बैंड को कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, हस्बैंड वाइफ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लॉ ने क्लैरिफाई किया यहाँ पर थ्रेट टू कमिट सुइसाइड अमाउंट्स टू कोअर्जन। अच्छा, कोअर्जन की वजह से द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, मतलब एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। जिस पर कोअर्जन हुआ है उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल हमने पहले पढ़ा था, पार्टी के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस, आइदर कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड, और यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर हम कोर्ट के पास चले गए, हमने प्रूव किया कि हम पे कोअर्जन यूज हुआ था, तो जज बोलता है हाँ भाई कोअर्जन यूज हुआ था, कोई अपना 5 करोड़ का घर 5 लाख में थोड़ी ना बेचेगा, चलो 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 इसका घर इसको वापस दे दो। अरे वाह,
एक्स को अपना घर वापस मिल गया तो क्या वो 5 लाख भी रख ले? लॉ बोलता है भाई ऐसे नहीं कर सकते, तुमको अगर घर मिल गया then you will have to restore the benefit. Restoration of benefit in case of voidable contract is covered under section 64. void contract का restoration is covered under section 65. तो कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोअर्जन, इस पे भी क्वेश्चन आता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज सम काइंड ऑफ मॉरल या मेंटल प्रेशर. यहाँ पर फिजिकल प्रेशर नहीं, मॉरल या मेंटल प्रेशर है बिटवीन पर्सन्स हुज रिलेशंस आर सच दैट वन पर्सन इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. तो यहाँ पर रिलेशन होना मतलब ब्लड रिलेशन होना ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एक तरीके का रिलेशन हो सकता है wherein one person is in a dominating position and he uses that position to obtain unfair advantage. So contract is said to be induced by undue influence when the relation subsisting का मतलब होता है existing between the parties is such that one person can easily dominate the will मतलब मर्जी of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. कौन से ऐसे रिलेशंस हैं, आप यहां पर एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, टीचर स्टूडेंट हो सकता है. यहां पर वन पर्सन इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. देयर इज अ प्रिजम्पशन इन केस ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल. प्रिजम्पशन कैसे होती है? व्हेन ही होल्ड्स रियल और अपैरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर. मेरे पास रियल अथॉरिटी है क्योंकि मैं पेरेंट हूं, तो पेरेंट हैज रियल अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड. अब लॉ बोलता है आप प्रूव कैसे करोगे कि कोअर्जन यूज होता है? अरे डोमिनेशन ऑफ विल कैसे, मतलब मैं आपको डोमिनेट कर सकती हूँ, ये प्रूव कैसे होगा? मेरे पास रियल अथॉरिटी है या फिर अपैरेंट अथॉरिटी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जज एंड अक्यूज्ड में जज के पास देयर इज सम काइंड ऑफ एन अपैरेंट अथॉरिटी कि हाँ ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, तू मेरे को पैसे दे दे और मैं तेरे को छोड़ दूंगा, सजा कम कर दूंगा. तो लॉ बोलता है कि या तो रियल अथॉरिटी होगी या फिर कोई अपैरेंट मतलब कलर्ड सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी हो सकती है. पर्सन स्टैंड्स इन फाइड्यूशियरी रिलेशन. फाइड्यूशियरी का मीनिंग होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. भाई ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो हम इन्फ्लुएंस हो गए. वन पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर हु इज इन mental distress. It is very easy to influence a depressed person. It is very easy to influence a person who is under physical or bodily distress. तो अगर कोई डिप्रेस्ड पर्सन होगा ना, वो आपकी कोई भी बात मानने को तैयार है क्योंकि वो उस कंडीशन से बाहर आना चाहता है. कोई बीमार पर्सन है, कोई जिसको एज की वजह से कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कोई भी सोल्यूशन दो वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा, बस वो उस चीज से बाहर आना चाहते हैं. इट इज वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन. अरे तू वहां पर चल, वो बाबा के पास चल, वो डॉक्टर के पास चल, वो करने को तैयार हो जाते हैं. अच्छा, हम प्रूव कैसे करेंगे कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? देखो अगर ट्रांजैक्शन रीजनेबल लगता है कि ये तो दिख रहा है रीजनेबल. नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि एक मनी लेंडर था, he gave loan to a farmer at 18% interest whereas the market rate was 15%. तो ऐसा कुछ एक बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये तो रीजनेबल ही लगता है. तो अग्रीव्ड पार्टी प्रूव करेगी ये सिर्फ रीजनेबल दिखता है लेकिन है नहीं, 15% तो मैक्सिमम है, 12% में मिल रहा है मार्केट में, ये मेरे से 18% ले रहा है. तो अग्रीव्ड पार्टी प्रूव करेगी कि भाई दिखता तो रीजनेबल है, अभी तू प्रूव कर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट तो दिखता ही अनरीजनेबल है, जैसे मनी लेंडर गेव लोन टू अ फार्मर एट लेट्स से 30% इंटरेस्ट पर एनम. यार ये तो दिखता ही अनरीजनेबल है. फिर जो डोमिनेटिंग पार्टी है ये प्रूव करेगी कि सर अनरीजनेबल दिखता है नहीं, ये चौथा लोन ले लिया इसने मेरे से, अभी तक रीपे नहीं किए, इतने सारे लोन, मतलब हाई रिस्क है ये मेरे लिए, 30% तो लूंगा ना सर. तो डोमिनेटिंग पार्टी प्रूव करेगी कि क्यों ये ट्रांजैक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. ओके, देन वी कम टू फ्रॉड. फ्रॉड मीन्स एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्ट. तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड मीन्स
एनी एक्ट विच इज कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसने खुद किया है, या फिर उसका आइडिया था, प्लानिंग थी, स्कीमिंग थी, सपोर्ट था, या उसके एजेंट ने किया। अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं जो एक्ट कर रही हूं इट इज विद द इंटेंशन टू चीट और टू डिसीव द अदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। या तो मैं उससे उसको चीटिंग करके पैसे लेना चाहती थी, या तो मैं चीटिंग से उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती थी। तो मीनिंग ये हो गया, इंक्लूड्स में ये आ जाएगा कि अगर आपने ये किया तो वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन में दिस इज कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद सपोर्ट, कनाइवेंस, स्कीमिंग, या उसके एजेंट ने वो फ्रॉड किया। क्या किया है आपने, आपने किसी को झूठ बोला है ताकि उससे आप पैसे ले लो, या फिर उसको इंड्यूस कर दो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सजेस्टिंग अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। हम जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। We are suggesting a fact which is not true and we know what we are saying is not true. हम जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, वो फ्रॉड ही हुआ ना। एक्टिव कंसीलमेंट, मेरी बात सुनो, मियर कंसीलमेंट is not fraud because no seller will point out the defect in his goods, buyer beware. लेकिन हम यहां पर मियर नहीं, हम तो एक्टिव कंसीलमेंट की बात कर रहे हैं, ये फ्रॉड है। एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट मतलब वी आर ट्राइंग टू कंसील द डिफेक्ट इन सच अ मैनर दैट द अदर पार्टी विल नॉट come to know about it even after reasonable examination. So active concealment by one having knowledge or belief is fraud. Let's say for example मुझे ये रूम आपको बेचना है और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी लीकेज है और बारिश में तो आप बैठ ही नहीं सकते। मैं बेचने से पहले ना फ्रेशली पेंट कर देती हूँ। बायर आया, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है करके उसने फ्लैट खरीद लिया, उसको तो देखने पे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे बहुत सारी लीकेज होने वाली है। दिस काइंड ऑफ एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड। मियर कंसीलमेंट तो फ्रॉड नहीं है। अब मैं आपको कपड़ा बेच रही थी, उसमें 2-3 जगह पे होल है, एज अ सेलर मैं थोड़ी ना बोलूंगी मैम यहाँ पे होल है मत खरीदना, डिफेक्टिव है। वो तो आपके ऊपर है, आप देख लो, आप बायर हो, यू हैव टू चेक बिफोर बाइंग, बायर बीवेयर। मियर कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं है बिकॉज नो सेलर विल पॉइंट आउट डिफेक्ट इन हिज प्रोडक्ट, लेकिन एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड। प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक्स ने वाई से कहा तू मुझे 1 लाख एडवांस दे दे, मैं कल का कल तुझे गुड्स ला कर दूंगा, बट ही नेवर हैड द इंटेंशन ऑफ कीपिंग द प्रॉमिस। उसका एक ही इंटेंशन था, पैसे लेके भाग जाओ। ये तो फ्रॉड ही हुआ ना। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। भाई इंडियन ह्यूमन माइंड तो कितना फर्टाइल है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉ बोलता है यार मैं कितने एग्जांपल्स देते जाऊं, ये तो दे दिया, ये तो फ्रॉड है, बाकी अगर कुछ भी एक्ट चीटिंग की वजह से आपने कोई चीटिंग के इंटेंशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो फ्रॉड है। एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अरे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपने ये किया तो वो फ्रॉड है, भैया वहां पर लिखा है, हम भी मानते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है कि प्रिटेंडेड बिडिंग फ्रॉड है, वहां पर लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है हम भी मानते हैं ये फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव और एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ स्पेसिफिकली सेज इज फ्रॉडुलेंट, तो वो भी डेफिनेशन में आ जाएगा। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, कैविएट एम्प्टर यहां पर अप्लाई कर देता है। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, नो सेलर विल पॉइंट आउट डिफेक्ट इन हिज प्रोडक्ट, बायर मस्ट चेक द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, बायर बीवेयर। अच्छा, लेकिन इन केसेस में, ओके, इन केसेस में साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है। वेर इट इज ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्पीक और आपने नहीं बोला, जैसे फाइडुशियरी रिलेशंस है। अब फादर ने अपने सन को एक प्रिंटर बेचा, अब सन ने चेक किए बिना ले लिया। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, इनके बीच में पैसे की डीलिंग हो सकती है, वो कैसे अपने बेटे को कुछ चीज बेच सकते, पैसे रख सकते, क्यों नहीं हो सकता। दो पार्टीज है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बोला मेरे से ही ले ले 5,000,
होता है फैमिलीज में भी ऐसे। अब सन ने बिना कुछ चेक किए, बिना डाउट के, फादर पे एकदम भरोसा करके प्रिंटर रख लिया। प्रिंटर में डिफेक्ट था, एवरी 5th पेज केम आउट ब्लैंक। फादर ने ये बात बताई नहीं। साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ फादर इज फ्रॉड। ये साइलेंस फ्रॉड है, बिकॉज इट इज ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्पीक, क्योंकि वो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हमने चेक ही नहीं किया। तो फाइडुशियरी रिलेशन। अच्छा, इंश्योरेंस के मैटर्स में जैसे आपने मेडिक्लेम ले लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है। अगर आपने साइलेंट रखा, आप साइलेंट रहे, तो वो फ्रॉड है, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको सामने से बताना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ तो नहीं चेक कर सकते। मैरिज एग्रीमेंट में, मैरिज एंगेजमेंट में, भाई ये आपकी चौथी शादी है, आपने बताया ही नहीं, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, एंगेजमेंट तोड़ो। फैमिली सेटलमेंट, एक्स और वाई दोनों भाई थे। एक्स ने बोला नहीं नहीं भाई, तू ये शॉप रख ले, तू ये शॉप रख ले। उसने बताया ही नहीं भाई को कि ये शॉप पे तो डिस्प्यूट है, या फिर ये शॉप बहुत ही जल्द रोड वाइडनिंग में जाने वाली है, ये बताया ही नहीं। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। फैमिली सेटलमेंट में नहीं, तू ये रख ले, तू ये रख ले, अरे बताना चाहिए था ना। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। शेयर अलॉटमेंट में, इन केस यू फेल्ड, जैसे ये माइनर है, ठीक है, उसने कंपनी को बताया ही नहीं कि मैं माइनर एप्लीकेशन कर रहा है, दिस अमाउंट्स टू साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब आप मेरे पास आए सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने, एग्जाम्पल लिख लो, वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे आपको। आप मेरे पास सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने आए, आपने मुझसे पूछा मैम इसमें कोई डिफेक्ट है तो अभी बता दो, मैं चुप बैठ गई, आपको क्या लगेगा? कोई डिफेक्ट नहीं है। मेरे साइलेंस ने आपको मैसेज दिया ना कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर डिफेक्ट निकला आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड इन दिस केस। हाफ ट्रूथ, भैया ये तो बहुत डेंजरस है। हाफ ट्रूथ और हाफ फॉल्स ऐसा मिक्स किया है ना, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या सच है क्या झूठ है। यार इससे तो अच्छा होता कि पूरा झूठ ही बोल देते। हाफ ट्रूथ इज वर्स देन अ ब्लेटेंट लाई, मतलब यार झूठ ही बोल देते, ऐसा मिक्सचर करके दिया, समझ में ही नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है। हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू फ्रॉड, तो यहां पर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। नेक्स्ट वी हैव मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां पर भी वी आर गिविंग फॉल्स फैक्ट्स बट इनोसेंटली। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? फ्रॉड इंटेंशनल होता है, ओके, इट इंक्लूड्स एनी एक्ट विच इज कंडक्टेड विद द इंटेंशन टू चीट। फ्रॉड इंटेंशनल है, जानबूझ के हम झूठ बोल रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, झूठ तो बोल रहे, मतलब गलत बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, गलत चीज बोल रहे, बट इनोसेंटली, मेरा आपको चीट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दैट अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ, यहाँ पे भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो है, बट मेड इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू चीट और डिसीव द अदर पार्टी। पर्सन इज असर्टिंग समथिंग विच इज फॉल्स। असर्टिंग मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना, है वो बात गलत, लेकिन इसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। He believes it to be true. This assertion amounts to misrepresentation. ये आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने जो भी आपको चार्ट बुक में दिया है, ऐसे ही वर्ड्स बना के आपको लिखने हैं। So there is false representation of facts, but it is made innocently without any intention to cheat or to deceive the other party. Person is asserting something, मतलब वो बोल रहा है कि ये सच है, उसको लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, बट एक्चुअली में वो झूठ है, उसको पता ही नहीं। ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, उसको लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। दिस अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन। इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अलग से क्वेश्चन आता है कि यस, इफेक्ट्स में यू कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। लेकिन when the party had the means to discover the truth with ordinary diligence, then he cannot avoid the contract saying that नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन थी या मुझे कुछ बात बताई नहीं गई। मैम एग्जाम्पल दे दो। ए को अपनी शुगर फैक्ट्री बेचनी है,
P is interested in buying the sugar factory. तो B पूछता है चल बता कितनी शुगर बनती है, तो ये बोलता है 500 टन्स। बोलते ठीक है तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा मुझे, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे देता है। बी बोलता है ठीक है चल मैं तेरी फैक्ट्री ले लूंगा। बाद में इसको पता चलता है कि यार ये तो 500 टन बनाती नहीं है, तो सिर्फ 200 टन बनाती है। कहनी से तूने मेरे से बातें छुपाई हैं, तूने मुझे फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए। तूने बोला 500 टन बना सकती है, ये तो सिर्फ 200 ही टन बनाती है। तूने गलत फैक्ट्स बताए। कि तेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे ना, when you had the means of discovering the truth with ordinary diligence। तुमको सीए बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते तो पता चल जाता था ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है। when you had the means of discovering the truth with ordinary diligence, फिर आप ये नहीं बोल सकते that the facts were misrepresented। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा इफेक्ट क्या है, देखो हमने पढ़ा था that in case of in case of misrepresentation the contract is voidable। इट मीन्स या तो आप उसको वैलिड रख सकते हो या कैंसिल कर सकते। तो कैंसिलेशन का तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कैंसिल करने का ऑप्शन है। अब आप इसको वैलिड भी तो रख सकते हो ना, आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी तो रख सकते हो। वैलिड रखना मतलब आप पार्टी को बोलते हो देख यार मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन अब तू मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से परफॉर्म करके दे। तूने मुझे फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए थे ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन अब जो तूने बोला ना उसको सही करके दे। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को स्वीट सेल की थी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि एक्स इज द ओनर ऑफ अ स्वीट्स शॉप, मतलब उसकी मिठाई की दुकान है। वाई आया और बोलता है आई वॉन्ट शुगर लेस स्वीट्स। अब इसको इंग्लिश कहाँ आती थी एक्स को, तो उसको लगा शुगर लेस मतलब कम शुगर, एक्चुअल मीनिंग होता है शुगर फ्री। तो इसने कम शुगर वाली स्वीट्स दे दी। अब वाई को था डायबिटीज, वो बीमार पड़ गया। देखो भाई इसका चीटिंग का तो कोई इंटेंशन नहीं था ना, मतलब कुछ समझने में गलती हो गई उससे। तो फिर तो ये मिस्टेक होना चाहिए, नहीं फर्क है मैं बताऊंगी बाद में आप। तो इसको लगा शुगर लेस मतलब कम शुगर, एक्चुअल मीनिंग तो शुगर फ्री था। तो अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। मतलब वाई के पास ऑप्शन है, या तो तुम इसको वैलिड रखो या कैंसिल कर दो। ये बोलता है ठीक है अब मैं इसको वैलिड करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, लेकिन तू मुझे अब एक्चुअल में शुगर फ्री स्वीट्स दे। So you can insist upon performance. You can insist that I should be put in the same position that I would have been had the representation been true। अगर ये तेरी बोली हुई बात सच होती ना, मुझे वही पोजीशन में डाल, मुझे एक्चुअल में शुगर फ्री स्वीट्स दे। नेक्स्ट वी हैव मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। बिलीफ मतलब खुद से ही समझ लेना। दोनों में क्या फर्क है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में क्या फर्क है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप गलत फैक्ट बोल रहे हो बट इनोसेंटली, आपको पता ही नहीं है, आप इनोसेंटली कुछ बोल रहे हो। लेकिन मिस्टेक में आप खुद गलत समझ रहे हो। समझ गया दोनों दोनों में डिफरेंस क्या था। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने आप ही समझ रहे हो। इट इज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, भाई कुछ समझने में गलती हो गई यार। मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी आइदर बायलैटरल मिस्टेक या फिर यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक क्या होता है, बायलैटरल मिस्टेक मतलब इट इज मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज। Yes, when both the parties they understand something different, then it is bilateral mistake. It will make the contract void ab initio. It relates to an essential fact. ठीक है, when both parties are under mistake, it is mistake of fact and relates to an essential fact. Now, X wanted to buy rifles, तो वो Y को एक लेटर लिखता है कि मुझे ना 50 राइफल्स चाहिए, आई नीड एज मेनी एज 50 राइफल्स। 50 राइफल चाहिए, तो मुझे कैटलॉग भेज दे, मैं सिलेक्ट कर दूंगा।
अब वो कैटलॉग में से 3 राइफल सिलेक्ट करता है और एक टेलीग्राफ लिखता है सेंड 3 राइफल्स। ठीक है, वो 3 राइफल सिलेक्ट करता है और वो टेलीग्राफ भेजता है सेंड 3 राइफल्स, बट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द टेलीग्राफ अथॉरिटीज मैसेज क्या आ जाता है सेंड द राइफल्स। अब इसको तो 3 चाहिए थी, लेकिन इसने तो सोचा अरे उसने 50 की बात की थी, शायद इसको 50 राइफल्स चाहिए। अब ये 3 राइफल्स का ऑर्डर देता है और ये 50 भेज देता है। दोनों को कुछ समझने में गलती हो गई, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। सिंस बोथ आर अंडर मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब इट इज मिस्टेक ऑफ जस्ट वन पार्टी। जनरली कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, मतलब कभी वॉइड भी हो सकता है, कभी वॉइड नहीं भी हो सकता है। अब ये केसेस में वॉइड है, ठीक है, ये केसेस में वॉइड है। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, अब मुझे ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं था, गलती से मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो लॉ बोलते हैं हाँ भाई एक ही की समझने में गलती हो गई, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। या फिर मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एक्स ने वाई से कहा अंकल मैंने ना बैंक से लोन लिया है, आप गारंटी के पेपर साइन करते हो क्या? अंकल ने बोला ठीक है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, अंकल ने भी साइन कर दिया। अब अंकल को लगा कि वो गारंटी साइन कर रहा है, बट ही एंडेड अप साइनिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आर दे एग्रीइंग अपॉन द सेम डॉक्यूमेंट इन द सेम सेंस? नो। इसको लगा कि वो गारंटी साइन कर रहा है और इसने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा दिया। देयर इज मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एग्रीमेंट वॉइड है इवन इफ इट इज मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक या तो इंडियन लॉ की हो सकती है या फॉरेन लॉ की। देखो इंडियन लॉ की हो सकती है, इट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ योर ओन कंट्री, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सही तरीके से चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, तुमको तुम्हारी कंट्री का लॉ नहीं पता, लेकिन मुझे हर कंट्री का लॉ थोड़ी ना पता होगा। इफ इट इज मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, इट इज कंसिडर्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इफ बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक देन द कॉन्ट्रैक्ट इज void। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा ना, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, तो जब दोनों की गलती है, अब दोनों को फॉरेन लॉ नहीं पता, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक बहुत ही क्विक सा मैराथन रिवीजन था ऑफ द चैप्टर फ्री कंसेंट। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको ये चार्ट बुक खरीदनी है तो डू विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, जस्ट क्लिक करो एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द चार्ट बुक। बहुत ही एक्सीलेंट बुक है फॉर लास्ट मिनट रिविजन, ठीक है। अगले टाइम हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो वहां पर दूंगी। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो मेरा नंबर दिया है मेरी वेबसाइट पे capreetyagarwal.com, वो नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक रिवाइज करके रखना। और ये चार्ट बुक, अगर आप चार्ट बुक से रिवाइज करोगे तो फिर तो एग्जाम में एग्जाम्शन पक्की है आपकी। यस, चलो अगली बार मिलते हैं, लेकिन जाते जाते एक थम्स अप जरूर दे के जाना।